हेलो, नमस्ते बच्चों। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की गणित की कक्षा में हम बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न हैं, उनको कैसे हल करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन सभी को हम पूरे डिटेल से देखेंगे। और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा में भी बहुत सारे आएंगे, बोर्ड में बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसे आप जरूर देखें, अच्छी तरह बार बार देखें और उन सभी चीज़ों को सीखें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें जो दिया गया है कि परिमेय संख्या ये जो 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 और 5 की घात 7 यहाँ पर दोबारा लिख दिया यहाँ पर इन्होंने। तो ये दो बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसमें कह रहा है कि का प्रसार है, यानी किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम देखते हैं कि बच्चों आप ये याद रखें कि यदि आपको जो यहाँ पर परिमेय संख्या दे रखी है तो उसमें आप जानते हैं कि ऊपर वाली जो अंश होता है उसको p कहते हैं, दूसरा q है। तो यदि आप जैसे देखेंगे नीचे वाली संख्या q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात m और 5 की घात n, यानी यहाँ m n कोई पूर्ण संख्या है, तो 2 और 5 के रूप में ही हो तो वो क्या होता है बच्चों, वो शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं केवल 2 और 5 के अंक ही हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये होगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसका पहला जो है वो ऑप्शन सही है। और यही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है। फिर यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं आप, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो बच्चों आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो आप जानते हैं कि उसमें एक 2 घात का पद होता है और एक घात का चर पद होता है और तीसरा जो अचर पद होता है। तो इसमें अधिकतम घात जो वो 2 होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 घात का पद है, यहाँ भी 2 घात का पद है और यहाँ भी 2 घात का पद है, यहाँ पर 2 घात से ज्यादा का पद है। तो बच्चों ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये त्रिघात बहुपद। आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम घात 3 है। तो द्विघात पद में अधिकतम जो घात है वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो द्विघात बहुपद नहीं है। आप ऐसा पहचानने सीखें इनको अच्छी तरह। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखें तीसरा पद, यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म x + y = 4 और x - y = 2 हो तो इनके हल क्या होंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पर इन दोनों को फटाफट, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें आप। यहाँ पर जैसे x + y बराबर आपके पास कितना है, 4 है और x - y बराबर कितना है, 2 है। तो जोड़ेंगे बच्चों, देखें आप यहाँ पर y से y कट जाएगा तो यहाँ 2x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार से x बराबर आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ गया। और ये किसी भी समीकरण में रख देंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का मान 3 बच्चों सिर्फ पहले में ही आ रहा है। तो यही उत्तर इसका सही होगा क्योंकि और x बराबर 3 किसी में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पहला उत्तर ही सही होगा इसका। और फिर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की विधि नहीं है। तो बच्चों गुणनखंड विधि भी द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि होती है और पूर्ण वर्ग विधि भी होती है, द्विघात सूत्र विधि भी होती है। तो ये सारी विधियां जो है वो द्विघात समीकरणों को हल करने की है। तो इसका द उत्तर आपका जो है वो सही होगा। और फिर आप देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी जो आपको दे रखी है का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो बच्चों प्रथम पद आप जानते हैं पहला पद होता है, तो प्रथम पद तो इसमें 4 है। और सार्वंतर आप जानते हैं, सार्वंतर को हम d से व्यक्त करते हैं और d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद 10 है, तो 10 माइनस पहला पद घटाएंगे तो ये 6 आएगा। तो देखो पहला पद तो है 4 और सार्वंतर है 6। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला ब ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 6 10 और 6 16 और 6 22, इस प्रकार 6 का अंतर आ रहा है। तो आप इस प्रकार से डी निकाल सकते हैं। फिर अब देख सकते हैं ये छठा प्रश्न देख रहे हैं कि 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। तो आप जानते हैं बच्चों व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 गुणा अपने 3.5 करेंगे
तो ये आपके पास आएगा 7। तो इस प्रकार से इसका व्यास जो कितना होगा 7 होगा। फिर ये कह रहे हैं कि बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो इसमें आप देखें कि जैसे इस प्रकार से जब आप चतुर्थांश बनाते हैं तो पहला चतुर्थांश जो है बच्चों ये पहला होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो इसमें जो बिंदु होते हैं बच्चों वो प्लस कोमा प्लस होते हैं, इसमें माइनस कोमा प्लस होते हैं और तीसरे में माइनस कोमा माइनस होते हैं और चौथे में प्लस कोमा माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है वो माइनस कोमा प्लस है। तो बच्चों माइनस कोमा प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ दूसरे में होता है माइनस कोमा प्लस, एक्स का माइनस होता है और वाई का प्लस होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में होगा ये बिंदु। 8वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें tan 45 प्लस कोट 45 का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप सारणी से यदि आप याद रखें आपने तो tan 45 का मान जो होता है बच्चों वो 1 होता है। तो इस प्रकार से आप मान रखें, प्लस कोट 45 का मान भी 1 होता है। तो इस प्रकार से इनका जोड़ जो है 2 आएगा। तो यहाँ पर ब उत्तर इसका सही होगा। फिर ये देखिए कि ये कहा है कि कोस 90 - 48 का मान क्या होगा। तो बच्चों ये आप जो न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले जो सूत्र है उनको आप याद करेंगे। तो उसमें देखो बच्चों कोस 90 - a जो होता है वो आपके पास होता है साइन ए। ठीक है, तो कोस 90 - a साइन ए होता है। तो यहाँ पर देखिए कोस 90 - साइन को 48 है तो वो साइन 48 होगा। इस प्रकार से जो यहाँ होता है वो a होता है, इस प्रकार ये साइन 48 होगा। और फिर कह रहे हैं कि निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं बच्चों ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है जब आंकड़े आपको असारणीकृत दिए हों तो इससे ज्ञात करते हैं। और ये जब XF वाला सवाल दिया होता है सारणी वाला तो ये होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र नहीं है उसमें वैसे तो यहाँ पर 2 बनते हैं बच्चों। ये भी जो है वो सूत्र जो है वो माध्य ज्ञात करने का जो है वो नहीं है और वैसे ये भी नहीं है क्योंकि इनमें जो है वो इसमें यहाँ पर A+ होता है और फिर FD होता है। तो ये भी नहीं है और ये भी जो है इसमें यहाँ पर जो है वो सही नहीं है। तो इसके 2 उत्तर सही नहीं है क्योंकि इनको सूत्रों को सही तरीके से नहीं लिखा है। तो इसके दोनों उत्तर ये वाले जो है वो माध्य ज्ञात करने के सूत्र नहीं है क्योंकि ये मिसप्रिंट हो रखा है। इसको मैं आपको सही लिख के बताऊं तो ये पद विचलन विधि से जब ज्ञात करते हैं तो उसमें यूं होता है A+ सिग्मा F गुणा A U होता है और बटे में सिग्मा F होता है इंटू H होता है। तो ये इस तरह रहता है ये। और फिर जो है वो ये वाला जो होता है ये वाला जो कल्पित माध्य विधि से हम करते हैं जब तो इसमें A+ सिग्मा F गुणा D बटे सिग्मा F होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों को सही नहीं लिखा गया है तो इस प्रकार से हम इन दोनों को गलत मानेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ 11वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि XF वाली एक सारणी दे रखी है, इसमें हमें बहुलक पूछा है। तो इस प्रकार से जब XF के आंकड़े दे रखे हो तो बच्चों बहुलक जो है वो आप ये देखें कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता चूंकि 8 है आपके तो इसका संगत जो होगा प्राप्तांक वो क्या होगा, बहुलक होता है यानी सबसे बड़ी बारंबारता का संगत। तो आप याद रखें सबसे बड़ी F का संगत, F का संगत X जो होता है वो क्या होता है, वो बहुलक होता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता जो 8 है उसका संगत हमारे पास क्या है 7 है। तो इस प्रकार से इसका बहुलक क्या होगा 7 होगा। और फिर देखिए 12वें प्रश्न में आपको कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो बच्चों ये 2/3 हो सकती है क्योंकि इसमें ये उचित भिन्न है और ये 15% का मतलब 15/100 हो गया, ये भी हो सकती है। 0.7 का मतलब 7/10 है, ये भी हो सकती है। तो ये माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती। तो इसका ये आंसर जो है वो सही है कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है।
अब देखिए फिल इन ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है जो रैखिक समीकरण के लिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, यानी ये जब सभी के गुणांकों का जो अनुपात बराबर हो तो जो युगपत समीकरण होती है रैखिक समीकरणों का हल जो है वो अपरिमित होता है बच्चों। यहाँ पर ये संपाती रेखाएं होगी तो इसका हल जो है वो क्या होगा, अपरिमित हल होगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, क्योंकि यहाँ पर ये संपाती रेखाएं हैं। आप जानते हैं कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर स्थित होगी तो उनके अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ये रेखाएं संपाती होती है और संगत होती है साथ में। तो संपाती भी है, संगत भी है, और इनके हल जो होंगे वो क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिर यहाँ पर जो दूसरा पार्ट इसका दिया है कि 10, 8, 6 और 4 की जो समांतर श्रेणी इसका 7वां पद क्या होगा। तो बच्चों आप 7वें पद की याद रखें कि 7वें पद को लिखते हैं a7, तो वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसमें a प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, 10 है। देखिए तो यहाँ पर आप रख दीजिए 10 प्लस, चूंकि 7वां पद ज्ञात करना है तो 7 माइनस 1 इंटू डी आपके पास, जो आप देख सकते हैं कि सारवंतर यहाँ पर देखिए 10 और 8 है, तो इसका सारवंतर जो है वो डी निकालेंगे हम तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये -2 आएगा। तो यहाँ पर हम -2 रख देंगे, फिर इसको सरल करेंगे तो देखिए 10 प्लस ये 7 में से 1 गया 6, और फिर देखिए -2, अब पहले गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 माइनस 12, तो 6 दूनी 12 हो गया। तो इसका इस प्रकार इसका जो 7वां पद आएगा वो आपके पास आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे इसको आगे चलाएंगे तो भी जो है वो फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7वां पद -2 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार से ये पद ज्ञात करने के सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। और फिर किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो है वो आप जानते हैं कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। यहाँ पर आएगी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दोनों लंबाई में समान होती है। जैसे ये वृत्त है आपके पास, तो यहाँ कोई बाहर बिंदु है तो यहाँ से देखिए ऐसे और ऐसे जो है वो 2 स्पर्श रेखाएं आपकी जो है खींची जा सकती है। फिर ये देखिए इसके नेक्स्ट में कहा है कि निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र जो है वो क्या होता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र बच्चों, यदि हमारे पास 2 बिंदु हैं, हमारे पास यदि एक x1 y1 और एक x2 y2, तो आप जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का ये सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये सूत्र होता है इसका पूरा, तो इसको आप अच्छी तरह लर्न कर लें। फिर आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस बच्चों कोस होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमें देखिए ये दिया है कि ये कुछ आंकड़े हमें दे रखे हैं जो सारणीकृत नहीं है, सारणी नहीं बनी हुई है, उनकी माध्यिका ज्ञात करनी है, या इसको माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। तो आपकी किताब में इसका नाम माध्यक दिया हुआ है। तो माध्यक इनका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 3 आएगा, यानी सबसे छोटी संख्या, फिर इसके बाद 4 आएगा, फिर आएगा 5, देखिए 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आएगा, और फिर आएगा 7, और फिर आएगा 8, और फिर आएगा 9। तो इस प्रकार से हम पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी इसको लिखते हैं कि आरोही क्रम में लिखेंगे इनको पहले बढ़ते क्रम में, और फिर इनको गिन करके देखेंगे हम। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हमने, और फिर इनको गिनेंगे तो देख सकते हैं बच्चों ये आपके पास जो है वो 7 आंकड़े हैं, तो n बराबर 7 आ रहा है। और 7 एक विषम संख्या है, आप जानते हैं। तो विषम संख्या जब हो तो जो माध्यक निकालने का तरीका m बराबर होता है वो होता है n+1/2वां पद। ठीक है, तो n+1/2वां पद करेंगे तो 7+1/2 यानी 8/2, यानी 4वां पद जो होगा बढ़ते क्रम में लिखने के बाद वही माध्यक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 जो है वो चौथा पद आ रहा है ना, इस यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर देखिए चौथा पद जो होगा वो माध्यक होगा। तो यहाँ पर माध्यक जो आएगा वो 6 आएगा।
ठीक है, इस प्रकार से आप ये याद रखिए तरीका, ऐसे प्रश्न भी छोटे बिल्कुल आएंगे। और फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो बच्चों ये है आपके पास 3, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, जो भी दे रखा है आपको गुणनफल में आप एचसीएफ का भाग लगा दें बटे एचसीएफ। तो गुणनफल हमारे पास कितना 180 है और बटे में देखिए आपके पास महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दे रखा है वो 3 है। तो इस प्रकार से इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो 60 आएगा इसका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। फिर ये कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर भाग देना कोई जरूरी नहीं है, आप बिना भाग दिए भी जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बिना भाग दिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हमें जो गुणनखंड दे रखा है वो दे रखा है x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे और x बराबर देखिए ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। अब जो हमें बहुपद दे रखा है उसके अंदर में x के स्थान पर 2 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस में क्या है 1 है। तो यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ पर हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो आपके पास आएगा वो 2 की घात 2 हो गया प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x है प्लस में 1 है। अब इसको आप सरल कर दो तो ये 2 की घात 2 यानी 2 का वर्ग 4 हो गया प्लस यहाँ पर 6 हो गया प्लस 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये आएगा वो आप देख सकते हैं कि 6 4 10 और 1 कितना हो गया 11 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से जो इसका शेषफल आएगा वो आप बिना भाग दिए जो है वो आप ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो 11 शेषफल आएगा इसमें। और फिर देख सकते हैं आप ये कह रहे हैं कि बहुपद ये जो दे रखा है शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले हम देखेंगे बच्चों इसके गुणांक जो है वो द्विघात बहुपद में इसके व्यापक सूत्र से इसकी तुलना करके व्यापक सूत्र जो होता है आप जानते हैं ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a जो होता है ना वो होता है x स्क्वेयर का गुणांक। देखिए x स्क्वेयर से गुणा में कुछ नहीं है तो गुणा में 1 होगा और b यहाँ पर देखिए x का गुणांक होता है वो -6 हो गया और c जो है ना वह अचर पद होता है तो वो 7 हो गया। तो इस प्रकार से गुणांक लेने के बाद जब शून्यकों का योग होता है तो उसका आप सूत्र याद रखिए अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है। तो देखिए सूत्र में पहले माइनस होता है फिर आप बी का मान रखिए तो वो -6 हो गया और ए आपके पास 1 है ना, यहाँ पर आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस गुणा होकर के प्लस हो गया। तो इस प्रकार से 6 बटे 1 यानी शून्यकों का योग जो आएगा वो 6 आएगा और शून्यकों का गुणनफल आप जानते हैं कि अल्फा गुणा बीटा होता है, वो उसका सूत्र होता है c बटे a। तो c आपके पास यहाँ पर देखिए 7 है और a 1 है तो ये आ गया 7। तो इस प्रकार से गुणनफल आएगा 7। आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं इसको। आप छोटे छोटे प्रश्नों को ऐसे हल करना सीखिए, बिल्कुल ये आसान है। थोड़े सूत्र जो है इनको याद रखिए आप। फिर कह रहे कि दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त क्या होती है। तो दो चर वाले जो है वो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होने की शर्त बच्चों जो होती है वो आप जानते हैं कि जब हम गुणांकों का अनुपात लेते हैं तो a1 बटे a2 का जो अनुपात है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जब अद्वितीय हल आता है। यानी जब वो रेखाएं काटती है इस प्रकार से तो अद्वितीय हल आता है ना जो, तो इस प्रकार से वो तभी आता है जब a1 बटे a2 जो b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता है उनके गुणांकों का अनुपात। और फिर कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 के मूलों का योग जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर मूलों का योग मैंने अभी आपको बताया था कि जो मूलों का योग होता है वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में होता है बी जो है बच्चों ये x का जो गुणांक होता है वो b होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3
और ए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से इसके जो मूलों का योग होगा वो जो है वो कितना होगा, -3/2 होगा, जो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और फिर कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए आप यहाँ पर। तो श्रीधराचार्य सूत्र में देखिए बच्चों, यदि x में आपको द्विघात समीकरण दे रखी है तो ये सूत्र होता है -b और फिर होता है प्लस माइनस अंडर रूट, और फिर विविक्तर सूत्र होता है b² - 4ac अंडर रूट में होता है अपॉन में इस पूरे के होता है 2a। तो इस सूत्र को बिल्कुल इस प्रकार लिखना सीखिए आप। ये पूरा जो बटा है पूरे के बटे में होता है ये। तो ये जो द्विघात सूत्र करने का श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं इसको, या फिर इसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं, द्विघात सूत्र भी इसको कहते हैं। फिर ये कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोई वृत्त की स्पर्श रेखा इस प्रकार से यूं जो इस प्रकार से यहाँ स्पर्श कर रही है, और ये जो त्रिज्या होती है इसी बिंदु पर, इन दोनों के मध्य जो कोण होता है वो, चूंकि ये दोनों लंबवत होते हैं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं, तो इनके मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। फिर ये कह रहा है कि निर्देशांक जो है वो 4,3 में भुज और कोटि बताइए। तो बच्चों x का मान जो होता है आप याद रखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो x होता है उसको बोलते हैं भुज, और जो y होता है उसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो इसको हम कोटि बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चूंकि पहला मान हमेशा x होता है, दूसरा y होता है, तो इसमें पहला मान जो भुज होगा तो x का मान यानी भुज इसमें क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, और कोटि कितनी हो गई, वो हो गई 3। तो आप इस प्रकार से याद रखें कि x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको आराम से बता सकते हैं। और फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सवाल दे रखा है 9th पार्ट इसका, जो इसमें है कि मान ज्ञात कीजिए। तो cos 30 - sin 60, तो cos 30 का जो मान होता है वो होता है बच्चों √3/2। तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे √3/2, और फिर देखिए माइनस है ना, फिर sin 60 का मान भी बच्चों कितना होता है √3/2 होता है। वो सारणी आप बनाना सीखिए। मेरे वीडियो में भी मैंने जो त्रिकोणमिति में इसकी सारणी बनाने की पूरी विधि आपको दे रखी है। तो यहाँ से सारणी की बनाना भी सीखिए और मान आपको याद भी हो जाएंगे, थोड़ा आप लर्न करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब अब लघुत्तम इसका लेंगे 2, तो देखिए √3 माइनस √3 आ रहा। देखिए √3 से √3 कट गया, तो 0/2 यानी आपके पास जो उत्तर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि 0 में किस संख्या भाग देते हैं 0 आता है। तो इसका मान जो है वो कितना आएगा 0 आएगा। इस प्रकार से cos 30 और sin 60 का मान। फिर आप देख सकते हैं कि sin 3x = 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ से ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बच्चों आप ये देखें कि आपको दे रखा है sin 3x, यानी sin 3x बराबर आपको दे रखा है 1। तो आप ये देखिए बच्चों की सारणी में जो है वो साइन के अंतर्गत एक मान किसका होता है। तो आप जानते हैं कि sin 90 का मान जो है वो क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो हम 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे sin 90। तो हम इसको यूँ लिखेंगे sin 3x बराबर हम लिखेंगे sin 90, और फिर देखिए साइन से साइन आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपके पास जो आएगा वो 3x बराबर क्या बच गया आपके पास 90। तो इस प्रकार से x बराबर जो आएगा वो 90/3 आएगा। तो इस प्रकार से ये जब 30 x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये याद रखिए कि जो भी यहाँ पर मान दे रखा है उसको आप ये देखें कि साइन में है, तो वो साइन में एक मान किसका होता है तो sin 90 का होता है। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। फिर देखिए ये कह रहा है कि ये 10, 12, 8, 7 और 13 का माध्य क्या होगा। तो ये असारणीकृत आंकड़ों का जो माध्य होता है बच्चों वो क्या होता है कि इनको जोड़ो आप, यानी प्राप्तांकों को जोड़ो और इनकी संख्या का भाग दे दो। तो हम 10, 12 इनको जोड़ेंगे तो देखिए 10 + 12 + 8 + 7 + कितना है बच्चों 13,
और इनकी संख्या जो है आपके पास है देखिए 5, तो इनको जोड़ करके इनकी संख्या का भाग दे देंगे तो आप देखेंगे 10 और 12 22 और 8 30 और 7 37 और 13 बच्चों 50 हो गई। तो 50 में जब आप 5 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके पास 10। तो इस प्रकार से आप इनका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये आप सूत्र याद रखें इसका माध्य ज्ञात करने का। जब असारणीकृत आंकड़ों तो आप प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या, इस प्रकार से हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से जो है अब ये कह रहा है कि यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है चित्त या पट होने की संभावना क्या होती है। तो जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं बच्चों तो या तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इस प्रकार से कुल परिणाम जो है वो 2 हो सकते हैं। 2 में से एक बार हेड होता है, एक बार टेल हो सकता है। तो इस प्रकार से चित्त या पट, चित्त और पट आने की जो संभावना है वो दोनों बार ही क्या होती है, क्योंकि कुल परिणाम आपके पास 2 आ रहे हैं ना, और हेड भी एक बार हो सकता है और टेल भी एक बार हो सकता है। तो इस प्रकार चित्त और पट आने की जो है वो 1/2 और 1/2 ही रहेगी। ठीक है, इसको आप याद रखें। और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इनका यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है आपको। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है कि जो a होता है वो b से बड़ा होता है और a भाज्य होता है, b भाजक होता है। तो हमारे पास यहाँ पर हम बड़ा है ना उसको a मानेंगे। तो 144 बड़ा है आपके पास 90 से, तो आप 144 में 90 का भाग लगाएंगे। तो इस प्रकार से 90 को बाहर रखेंगे, 144 को आप अंदर रखेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जब भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा पहले। तो इस प्रकार से आपके पास शेष फल बचेगा 4 और यहाँ पर देखिए 14 में से 9 जाए 5 बचेगा। अब देखिए 54 का हम वापस भाग लगाएंगे 90 में। इस प्रकार से भाजक को आप अंदर करते जाइए हर बार। तो ये एक बार भाग जाएगा, फिर आप देख सकते हैं फिर घटाओ आप इसको। तो 10 में से 4 जाए 6 बचेगा और 8 में से 5 जाए 3 बचेगा। इस प्रकार से फिर आप भाजक जो था ना ये वाला, इसको फिर अंदर रखिए। तो 54 में हम भाग देंगे 36 का, तो फिर एक बार जाएगा और फिर आपके पास देखिए 14 में 6 जाए 8 बचेंगे और 4 में से 3 जाए 1 बचेंगे। और फिर आप जो इस भाजक को फिर अंदर रखिए इस प्रकार से। तो ये 36 जब अंदर आ जाएगा तो पूरा 2 बार भाग चला जाएगा। आप देख सकते हैं 18 दूनी 36। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 18 से जो भाग पूरा हो गया आपका। तो इस प्रकार से जो HCF आएगा बच्चों इन दोनों का वो होगा आपका 18 होगा बच्चों। तो HCF इनका जो महत्तम समापवर्तक या जिसको HCF कहते हैं वो कितना आएगा 18 होगा। यानी 18 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि भाग लगाएंगे और जो शेष फल आता है उसको हर बार भाजक में भाग देते जाएंगे। तो देखिए ये यहाँ आ गया, फिर ये जो यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। इस प्रकार से भाग जब पूरा भाग चला जाए, जिसका चला जाए वही क्या होता है HCF होता है। फिर ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 2x और -15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों आपको जो दे रखा है वो है x² - 2x और -15। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये माइनस आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं लो जिनको घटाने पर आपके पास जो -2 आना चाहिए और गुणा करने पर आपके पास 15 आना चाहिए। तो आप जानते हैं 5 दिए 15 होता है। तो इसको आप इस प्रकार लिखें x² -5x। जो पहले चिन्ह है ना वो माइनस है तो माइनस आगे रखिए, पीछे वाला चिन्ह जो है प्लस का रखिए। और ये तो 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे और 5 दिए 15 होता है। अब आप यहाँ पर देखिए इन 2 में से कॉमन लेंगे तो आपके पास x आता है और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 क्योंकि कॉमन का भाग देते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 और 15 में 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ बचेगा x और यहाँ 5 दिए 15। तो इस प्रकार से आप देखो ये फिर कॉमन आ गया। तो इसको आप कॉमन लीजिए, आगे लिखिए आप x - 5 को, पीछे यहाँ पर जो बचेगा वो x बचेगा और यहाँ पर बचेगा प्लस का 3। अब आप क्या करो इनको शून्य के बराबर रख लो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप इनको शून्य के बराबर रखें। तो x - 5 बराबर 0 होगा या फिर x + 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आप देखिए जो माइनस है उससे हमें प्लस उत्तर मिलता है और जो प्लस है उससे हमें माइनस में उत्तर मिलता है। तो इस प्रकार से इसके जो शून्य आएंगे वो आएंगे x बराबर 5 और x बराबर -3 आएंगे।
तो x का मान यहाँ पर आएगा 5 और जो दूसरा इसका शून्य होगा वो आएगा -3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनकी द्विघात समीकरणों गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो दो समीकरणें दे रखी है, इसमें कह रहा है कि रेखिक समीकरणों विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की जो y के गुणांक है वो बराबर ही है, यहाँ y प्लस का है, यहाँ y माइनस का है। तो जब दोनों के चिन्ह विपरीत हो तो आप इनको लिखें जोड़ने पर। तो दोनों समीकरणों का आप क्या कर दो, जोड़ दो। जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 4x बराबर आ गया 8। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 8/4 यानी आपके पास आ गया 2। और फिर ये 2 जो है ना आप समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पर। तो x के स्थान पर 2 जो है वो समीकरण कौन सी में रख दो, 1 में रख दो, समीकरण 1 में। तो जो देखिए आपके पास x का मान जब 2 रखेंगे तो देखिए 2x है ये, तो 2 गुणा 2 प्लस में देखिए y बराबर आपके पास है 6। तो 2 दूनी 4 को हम गुणा करके और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये y बराबर आ जाएगा 6 - 4 यानी ये भी आ गया आपके पास 2। तो इस प्रकार से आपके पास x का मान आएगा वो भी जो 2 आएगा और y का मान आएगा वो भी 2 आएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि से बिल्कुल आसानी से समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों 7वां प्रश्न है इसमें कि गुणनखंड विधि से ये जो द्विघात समीकरण इसको हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हमने अभी भी सवाल हल किए थे, 2x² -x और +x और -6 = 0 दे रखा है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए बाह्य पदों का जो गुणा आ रहा है वो 6 दूनी 12 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो 4 3 12 होती है आपके पास। तो आप ये पहले बड़ी संख्या रखेंगे, प्लस है तो दूसरा चिन्ह माइनस रखेंगे और माइनस में 6 = 0। अब 2 के जोड़े बना करके आप कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से देखते हैं कि 2x का भाग जा रहा है दोनों पदों में। तो यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा प्लस का 2 दूनी 4 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए 3 और 6 में 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर x और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह बदल दो। तो 3 दूनी 6 2 आ गया। तो इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में एक जैसा कॉमन आ गया। इसको आप कॉमन लीजिए बाहर और फिर देखिए यहाँ आपके पास बचता है 2x और यहाँ पर आपके पास बचता है 3। और अब इनको शून्य के बराबर ले लेंगे तो या तो x + 2 = 0 आएगा और या फिर 2x - 3 के बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से जो प्लस है उससे आपको माइनस का आंसर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर -2 हो गया और यहाँ से देखिए 3 प्लस का हो जाएगा और 2 गुना वाला भाग में जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो हल आए वो x का मान तो आ गया आपके पास -2 और फिर दूसरा जो इसका मूल हो गया वो हो गया x बराबर 3/2। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि के बहुत प्रश्न अपने हल कर चुके हैं, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और छोटी कक्षाओं से आप करते भी आए हुए हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर जो हम काफ़ी प्रश्नों का आज हल कर चुके हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसके 8 से लेकर के प्रश्न जो है वह आपको, क्योंकि लगभग सारे प्रश्न जो है हल करने वाले इनको अपने अलग से हल करना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इनको मॉडल पेपर का जरूर कीजिए। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न जो अब आपको परीक्षा में आएंगे और द्विभाषी परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे बिल्कुल, और बोर्ड में भी ऐसे ही आएंगे। तो आप बार बार मॉडल पेपर को करिए, सीखिए ऐसे सवालों को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।